हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। जो जिस टॉपिक का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, आज उसके बारे में वीडियो है कि रीजनिंग में हम लोग कैसे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना है आप लोगों ने भी और हमने भी कि यूपीएसआई में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। मेरे मुँह से आपने चार पाँच बार सुन लिया होगा। तो ये रोल प्ले किस तरीके से रहता है और क्या सच में ऐसा होता है कि रीजनिंग को अगर आपने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लिया तो बाकी सब्जेक्ट्स पे आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किन टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको शुरुआत में पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए। एग्जाम में रीजनिंग अगर पेपर रीजनिंग के सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये सारी बातों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यूपीएससी की डेट्स भी आ चुकी हैं और सभी लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो पढ़ाई करने के अगर थोड़ा-सा पैटर्न को अगर आप चेंज कर देते हैं, तो आपके कम समय में इफ़ेक्टिव मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज़ को मैं आराम से और बारीक से बताने की कोशिश पूरी करूँगी, ओके? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने आपका हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि रीज़निंग में कैसे हम लोग 100 में से 105 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये मिनिमम है, इतना लेके आ सकता है। कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि ऐसा कैसे होगा? मैं बताऊँगी किस तरीके का हो सकता है ये। पर ये पॉसिबल है कि आप रीजनिंग के अंदर 100 में से 105 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं। और पहला मेरा यही रहेगा, जो सबसे पहले आपको समझाना भी है और बच्चे ज़्यादा ज़्यादा चाहते भी यही चीज़ है कि मैम हमें रीजनिंग तो बहुत बड़ी है, मतलब रीजनिंग में अगर आप मानोगे तो 40-45 के आसपास टॉपिक्स हैं। क्या 40-45 टॉपिक्स सभी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए रीजनिंग के अंदर, या कुछ को स्किप कर दे तो हमारे पास काम चल जाएगा? इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या काम किया, रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। रीजनिंग, टोटल रीजनिंग जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग के कुछ कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पोर्शन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे उनको स्किप करते हैं, और अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हो तो आप बाकियों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स भी लेके आओगे इन चीज़ों की वजह से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी रीजनिंग की पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो हमको पहले इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये आपके फोकस टॉपिक हैं। कौन सा टॉपिक है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वैसे तो। कथन और तर्क, कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, कार्यवाही, परिणाम, कारण, निर्णय लेने वाला, ऑर्डर, स्टेटस एफिशिएंसी और क्रम व्यवस्था करना, सिटिंग अरेंजमेंट, पहेली, ये सब टॉपिक्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि होता क्या है, स्टूडेंट्स रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करता है, पहले वो क्या पढ़ता है? एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक्स पढ़ता है। ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़ता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है। और वो टॉपिक उसको आसान लगते हैं, ये टॉपिक उसको टफ लगते हैं। तो जब तक वो इन टफ टॉपिक्स तक आता है, उसका जो अंदर का एनर्जी है या फिर बोलो फ्यूल है, वो फ्यूल खत्म हो जाता है ना? पढ़ने का जो फ्यूल है एनर्जी वाला, वो खत्म हो जाता है और फिर इन टॉपिक्स को ध्यान भी नहीं देता। लेकिन सबसे अच्छी बात या फिर बोलूँगी सबसे खराब बात जो यूपीएसआई या फिर यूपी के एग्जाम्स में वो है, यूपी के एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले बोल दीजिए या फिर पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो है, सिंगल लाइनर कम आएगा यूपी के एग्जाम्स में। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन सिंगल लाइन में नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन की 3-4 लाइनें होंगी। वो एक्स्ट्रा बढ़ा के ही देता है वो लाइंस, ऐसा होता है। तो रीजनिंग का पेपर यूपीएसआई में लेंदी भी रहता है। ये भी बताऊंगी कैसे पता चला ये और कैसे मैं ये कह सकती हूँ। तो ये आपका हो गया। सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन कवर अप करना है। ये शुरुआत के 10 डेज लगेंगे इनको करने में, और 10 डेज में आपको ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले 10 डेज क्या करना है? नेक्स्ट 10 डेज आपको ये टॉपिक्स करने हैं। ये टॉपिक्स मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट होते हैं, यानी कि हर बच्चा इनको क्वेश्चन को एग्जाम में भी अटेम्प्ट करता है और नॉर्मली भी प्रैक्टिस भी करता है। ये टॉपिक आसान भी होते थे, टफ भी नहीं होते। जैसे कि देख लीजिए, डाइस हुआ, कोडेड इक्वेशन हुआ, ऑड वन आउट हुआ, एनालॉजी हुआ, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब टॉपिक्स ऐसे कॉमन टॉपिक्स है। ये रीजनिंग, हर एक रीजनिंग में भी आते हैं और हर बच्चा अटेम्प्ट भी करता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर कोई नॉर्मल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्जाम की, तो वो टॉपिक्स पढ़ता ही है। पहले वाले पढ़े ना पढ़े, पर ये टॉपिक वो हर एग्जाम के लिए पढ़ के जाता है। तो इन टॉपिक्स पे हर किसी की कमांड होती है और शायद आपकी भी कमांड होगी थोड़ी बहुत। इन पे कमांड करना बहुत आसान होता है। आप हर टॉपिक के गिन के 50 क्वेश्चन कर लो बस। 50 क्वेश्चंस, टॉपिक तैयार है। देखो कितना आसान है। ये सभी टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही आसान है।
केवल आपको हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आप ये मान के चलना आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। इसके ऊपर इसमें एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ लॉजिक्स भी नहीं होते हैं, ज्यादा लॉजिक्स नहीं होते इसमें, कुछ लिमिटेड लॉजिक्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए, वो आप पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा दिए, आपका प्रैक्टिस भी हो गया और आपका टॉपिक भी तैयार हो गया। इसको करने के लिए आपको 10 डेज से ऊपर नहीं लगने चाहिए। 10 डेज में आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, सभी टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका ये वाला, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, स्कोरिंग भी कह सकते हैं हम लोग, इजी भी है स्कोरिंग भी है। पर ये टॉपिक्स क्या है, एक जैसे टॉपिक्स है, एक जैसे मतलब जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये टॉपिक्स हमने पहले वहां पे भी पढ़ा था, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने चलोगे तो आपको सॉल्व जल्दी से होगा नहीं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट हर कोई पढ़ता भी है, लेकिन इसमें से सिलेक्टेड चीजें पढ़ के जाता है, जैसे कि वो पढ़ लेगा मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स पढ़ लेगा, वो सीरीज पढ़ लेगा, फिगर फॉर्मेशन पढ़ लेगा, मैट्रिक्स पढ़ लेगा। बाकी टॉपिक्स तो आधे बच्चों ने नाम सुने भी नहीं होते हैं, कि ऐसे कोई टॉपिक्स भी होते हैं नॉन वर्बल के अंदर। ये पूरा के पूरा नॉन वर्बल है, ठीक है। नॉन वर्बल में कोई बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो लिमिटेड टॉपिक्स, एक ये टॉपिक का नाम सुना होगा उसने, कुछ टॉपिक्स का वो नाम सुना होता है, वही टॉपिक्स पढ़ लेता है जहां से भी मिले उसको और चला जाता है। उसने सुना ही नहीं होता है कि डॉट सिचुएशन भी कुछ होता है, उसने सुना भी नहीं होता है कि क्लासिफिकेशन और एनालॉजी भी आती है नॉन वर्बल के अंदर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स या टॉपिक भी कुछ होता है, मैट्रिक्स भी होती है नॉन वर्बल के अंदर, और क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा इन टॉपिक्स का, और वो ऐसे चले जाएंगे एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है वो सोचते हैं अरे यार नॉन वर्बल तो पढ़ा था पर ये तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी कमी रहती है कि आप पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली देखते नहीं है, और स्पेशली कुछ कुछ एग्जाम्स में हमें सिलेबस ओरिएंटेड होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है 3 पार्ट्स में। शुरुआत के 10 डेज स्पेशली फोकस करना है उन टॉपिक्स पे, क्योंकि वो टॉपिक्स टफ होते हैं, और उनको शुरुआत में पढ़ के खत्म कर दोगे उतना ज्यादा आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ना है आपको इजी टॉपिक्स मतलब जहाँ में केवल प्रैक्टिस चाहिए, जहाँ केवल और केवल बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे 50-50 क्वेश्चन, आपका टॉपिक तैयार हो जाते हैं। लास्ट में है आपको ये वाला नॉन वर्बल पोर्शन। इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ते हैं, बाकी टॉपिक्स को ध्यान भी नहीं देते हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, और हर एक टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट चीज जब हम देखते हैं रीजनिंग के पोर्शन में, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो होता क्या है हम लोगों के पास, रीजनिंग को, या फिर हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने जब जाते हैं हम लोग, एग्जाम देने जब जाओगे आप लोग, तो आपने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना होगा कि हम तो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, ऐसा होता है। या फिर ज्यादातर क्या होता है, रीजनिंग लास्ट में होती है, ज्यादातर एग्जाम में ऐसा होता है, यूपीएससी में रीजनिंग का पोर्शन एकदम लास्ट में होता है, ठीक है। तो वो रीजनिंग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर पता भी होता है तो रीजनिंग को उन्होंने शुरुआत पहले कर दी, तो वो रीजनिंग में अटक के रह जाते हैं, बाकी पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर जो आता है वो लेंदी होता है बच्चे। यूपीएसआई का पेपर लेंदी होता है, काफी लेंदी पेपर होगा, और रीजनिंग आपकी और भी लेंदी होगी, रीजनिंग आपकी लेंदी होगी। मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जब मृतिक आश्रित का पेपर हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैडम पेपर बड़ा इजी है, वो सॉरी पेपर बड़ा इजी है पर लेंदी था, हमसे हो ही नहीं पाया, घर में बैठ के अगर हम करते तो हमसे हो जाता। सेम ऐसे जब लास्ट टाइम यूपी ट्रिपल का एग्जाम हुआ था, अभी वाला नहीं पहले वाला एग्जाम जब हुआ था, उस समय भी स्टूडेंट्स का यही कहना था कि मैम पेपर बहुत लेंदी था, हमसे हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी। पेपर लेंदी नहीं होता है, अगर आपने वैसा कभी सवाल इन पहले कभी पढ़ा हुआ हो तो आप फटाफट से कर सकते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आएगा तो आप पहले उसको पढ़ोगे, फिर समझोगे, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करोगे, और इसमें आता है समय। तो इसलिए आप लोगों को पहले से उस जैसे पैटर्न की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप वैसा पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, जो नॉर्मल होते हैं वो तो आप फटाफट से देखो और करके आ सकते हो, पर कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे आते हैं जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, अगर आपने यूपी का पेपर पहले अटेम्प्ट नहीं किया है तो वैसे पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, बच्चे जो होते हैं रीजनिंग के पेपर को समय नहीं देते। आप ये मान के चलिए अगर आपका 2 घंटे का पेपर है यूपीएसआई का, 2 घंटे में से कम रीजनिंग के सेक्शन को अगर आप 1 घंटा देते हो ईमानदारी से,
ईमानदारी से अगर आप रीजनिंग के पेपर को 1 घंटा देते हो, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 55 मिनट्स तो आपको देने ही चाहिए, 55 मिनट देने पड़ेंगे आपको। अगर आप देते हो रीजनिंग के सेक्शन को, रीजनिंग सारी मिला के बोल रही हूँ मैं, टोटल रीजनिंग देते हो, तो आप ये मान के चलिएगा, सही सही अटेम्प्ट करके आते हो तो ये मान के चलिएगा आप यूपीएसआई में पास हो, पास हो आप यूपीएसआई के अंदर। अगर आपने ईमानदारी से रीजनिंग के अंदर 55 मिनट दिए और सभी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, सही करना पड़ेगा भाई, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सही तो करना पड़ेगा ना। मैं यही मांगे चल रही हूँ कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो सही अटेम्प्ट कर रहे हो। 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही अटेम्प्ट किए तो आपको यूपीएससी के सिलेक्शन में कोई रोक नहीं सकता, बस शर्त इतनी फिजिकल पास कर लेना, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। क्योंकि यहीं से अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए ना तो आप मान के चलिएगा आपका रीजनिंग को मिला के 100 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। अगर रीजनिंग में 100 से ऊपर आ गए और बाकियों में अगर आपने 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए ना तो भी आप पास हो, तो भी आप पास हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, रीजनिंग और अटेम्प्ट करने से आपको फायदा क्या हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रीजनिंग से आपके लिए ये है, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप जीके पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और आप हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है। 3 चीज अगर आप पढ़ते हो, 3 चीज पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो। अब देखो अगर आपने मैथ्स को ज्यादा समय दिया, अगर आपने इसमें समय ज्यादा दिया मैथ्स को समय ज्यादा देने से दिक्कत क्या होगी, आप क्वेश्चन मान लें सही कर भी देते हो, क्वेश्चन आप सही कर भी देते हो, लेकिन आप इसमें ज्यादा सवाल सही नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैथ्स का पेपर टफ आता है, मैथ्स का पेपर टफ भी आता है, ये नहीं इजी आता है। और मैथ्स का हर एक क्वेश्चन कम से कम आपका 2 मिनट ले लेगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन अभी आएंगे भी नहीं आप लोगों से, और हर एक क्वेश्चन आपका समय ज्यादा लेगा तो आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। जीके में जरूरी नहीं होता आपको सारे क्वेश्चन आते हो, ये आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। मान ली 4 ऑप्शन है तो कभी कभी तो ये होता है कि आपको एग्जैक्टली आंसर याद होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल पाते हैं कि इसमें हम सबको सही करके आएंगे, और यही चीज हमारे साथ हिंदी में भी होती है। लेकिन रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो कंपैरेटिवली मैथ से आसान होता है, रीजनिंग टॉपिक जो होता है मैथ से इजी होता है और एक्यूरेसी इन दोनों से ज्यादा बनती है। एक्यूरेसी मैथ्स में भी आती है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेसी, इन दोनों ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ आएगी और इससे ज्यादा आसान पेपर ये होता है। तो आपको इन सबके कंपैरेटिवली अगर आप रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते हो तो आप लोग बाकी जो लोग मैथ्स या जीके या हिंदी में फोकस कर रहे हैं उनसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे लेके आ पाओगे। विद ट्रुथ बता रही हूँ मैं, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि मैं आपको केवल बहलाने फुसलाने के लिए बता रही हूँ, ये फैक्ट है। आप खुद देखिए, अगर आप मान लीजिए 10 सवाल जीके में अटेम्प्ट करते हो, 10 सवाल रीजनिंग में अटेम्प्ट करते हो, आपके मन में श्योरिटी इस बात की रहती है कि हम लोगों ने जीके में जितना भी, सॉरी, रीजनिंग में जितना भी अटेम्प्ट किया वो सही होगा। जबकि आप जीके में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि ये हमने सही किया होगा। अब सेम चीज देखिए, अगर आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको इसको करने में समय ज्यादा लगेगा, इसको करने में समय कम लगेगा, तो टाइम हम यहाँ बचा सकते हैं और एक्यूरेसी यहाँ पे ज्यादा लेके आ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकियों में अगर आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आप पास हो, 20 भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आप पास कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। आई बात समझ में? 20 में ज्यादा बोल दिया, अगर आप 15 भी अटेम्प्ट करते हो ना, 15 भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आप पास ही हो। ओके, हमें 35% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स कहाँ चाहिए अब? क्लियर हुआ? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज रीजनिंग के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी मैं। रीजनिंग जो है आप लोगों की रीजनिंग जो है आप लोगों की 2 जगह पे आती है। एक तो रीजनिंग वाले पोर्शन में आएगी, एक दूसरा पोर्शन जो है मैथ्स के साथ भी आती है। मैथ्स के साथ भी मेंटल एबिलिटी नाम जुड़ा रहता है और वहां भी कम से कम मान के चलिए तो 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कम से कम, तो आपका वहां से नंबर तो आएंगे, इसके अलावा यहाँ से भी नंबर आपके इंप्रूव हो जाएंगे। तो इट मीन्स अगर आप रीजनिंग पे फोकस रखते हो तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट, अगला बेनिफिट रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चन ना बनता। आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ के जाओगे 40 के 40 टॉपिक से आपका सवाल बनता है, 40 टॉपिक से सवाल बनता है। आप एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है और हर टॉपिक से सवाल बनता है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता,
मैं से पढ़ के आप ज्यादा जाओगे, पर सवाल कुछ टॉपिक से पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से सवाल नहीं पूछा जाता, ये भी एक चीज है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में देते हुए मैं जानती हूँ कि आपको यूपीएसआई बनना ही है, दरोगा बनना ही है, 2 स्टार चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए यूपीएसआई का मैंने बैच स्टार्ट किया है, रीजनिंग स्पेशल है और यूपीएसआई के लिए ही स्पेशली है ये, यूपीएसआई के लिए ही स्पेशली है, रीजनिंग स्पेशल बैच है ये आप लोगों का। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ ज्वाइन करोगे? प्रादित एप्लीकेशन पे, प्रादित ऐप पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएसआई का स्पेशल बैच है। और कोई भी क्वेरी हो तो आपके लिए हेल्पलाइन का नंबर भी अवेलेबल है। हेल्पलाइन का नंबर है 8000624950। एक सेकेंड, ये नंबर है 624950, ये आपका नंबर है हेल्पलाइन का। आप इस पे कॉल करिएगा तो आपको सभी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। और मैं यही कहूंगी, सोचिएगा मत, 50,000 की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, 2 स्टार लग जाएंगे, दरोगा बन जाओगे। फिर तो दबंग मूवी तो आपने देखी है भाई, दबंग दबंग होने वाला है उसके बाद। तो इसलिए बैच के बारे में देखिएगा, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिएगा। वापिस से बोल रही हूँ, जल्दी मार्क्स इंप्रूव हो गए, 30 दिन में नंबर इंप्रूव हो जाएंगे 100 से ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। जो बात मैं कहना चाह रही थी आपसे, वो बात आप तक पहुंची होगी। शेयर कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके। जय हिंद, जय भारत।